तो 1993 में आपने चुनाव लड़ा सपा से और आप जीते। उस कार्यकाल में ऊंचाहार में क्या कार्य हुए आपके द्वारा? अगर हम आज देखें तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बीते 32 साल में क्या हुआ ऊंचाहार और रायबरेली में? आपका एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है और आपने ये भी बताया कि कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, बीते 30 सालों में कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि सारा समीकरण केवल जाति पर ही आधारित रहा है। कैसे इससे हम लड़ेंगे? इस जातिगत समीकरण से कैसे हम दूर जाएंगे? कैसे देश एक होगा अगर पार्टियां इसी में लिप्त रहेंगी तो? नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं द डे लाइट न्यूज। अपनी उत्तर प्रदेश चुनावी परिचर्चा में आज हम आए हैं रायबरेली और आज हमारे साथ हैं यहाँ की ऊंचाहार विधानसभा सीट से 1993 यानी कि 1993 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे श्री गजाधर सिंह के साथ। आइए इनसे हम जानते हैं रायबरेली और ऊंचाहार विधानसभा सीट की कुछ प्रमुख समस्याओं को। इस बीते समय में, बीते 2 दशकों में रायबरेली ने क्या देखा, यहाँ की समस्याओं पर क्या काम हुआ और इनके राजनीतिक अनुभव से जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में प्रदेश किस ओर जा रहा है। सर आप 1993 में आपने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और आप विधायक चुने गए। ऊंचाहार विधानसभा में उस कार्यकाल में आपने किन प्रमुख समस्याओं पर काम किया और मौजूदा हालात उस विधानसभा के क्या हैं? देखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और एलएलबी करके 1975 से राजनीति प्रारंभ किया। संजय गांधी कांग्रेस पार्टी 75 में इमरजेंसी लगी थी, उसी समय संजय गांधी अमेठी लोकसभा में आए, तो उनके साथ राजनीति कांग्रेस की शुरू करके और सन 1983 में मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ डी का और 10 साल तक ब्लॉक प्रमुख रहा। 83 से लेके 93 तक 2 पंचवर्षीय 83 में ब्लॉक प्रमुख हुआ और 83 से 93 तक। 88 में मैं जब दोबारा ब्लॉक प्रमुख हुआ तो उसी समय मेरे मन में विधायक बनने की उत्कंठा थी, इसलिए मैं 88 में ही ब्लॉक प्रमुख होते हुए जिले की राजनीति में आने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का मैं अध्यक्ष हो गया रायबरेली। फिर मैंने विधानसभा ऊंचाहार जो हमारी हमसे सटी हुई थी, हम लोगों के सामाजिक लगाव थे, वहाँ कार्य क्षेत्र अपना बनाया और 2 साल मैंने काम किया। कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने अप्लाई कर रखा था, आश्वासन दिया था, तो मैंने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी। उस बार भी मैं चुनाव जीत गया था, चूँकि राजीव गांधी की हत्या हो गई। 20 मई को चुनाव था और राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसकी वजह से रिपोल हो गया और उस रिपोल में मैं चुनाव हार गया। 93 में मैं 35,000 वोटों से विधायक हुआ। तो 1993 में आपने चुनाव लड़ा सपा से और आप जीते। उस कार्यकाल में ऊंचाहार में क्या कार्य हुए आपके द्वारा? उस समय ऊंचाहार में जितनी भी अराजकता उसको मैंने समाप्त कराया और बिना जात पात की भावना सब वर्गों ने काम किया और इसीलिए आज भी वहाँ की जनता हर वर्ग की हमें मानती है। आज भी मैं रायबरेली जनपद में पहला व्यक्ति हूँ जो लोकतांत्रिक प्रणाली से आज भी वहाँ चला जाऊं तो 10-15 हजार आदमी मेरे लिए निकल, बगैर किसी पार्टी और दलगत राजनीति के माने हुए। तो आपने हमें बताया कि आपने अपने कार्यकाल में वहां से आपने अराजकता को खत्म किया जी, और विकास कार्य भी कराए। वहाँ 15 वर्ष से नहरों में पानी नहीं गया था, उन सारी नहरों में टेल तक पानी पहुँचाया। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल बंद पड़े थे, ट्यूबवेल चलवाए। वो कार्यकाल बड़ा छोटा था, 1.5 साल का केवल था, क्योंकि सपा और बसपा में लड़ाई हो गई तो गवर्नमेंट गिर गई। तो उस 1.5 साल में ही मैंने 160 किलोमीटर सड़कें बनवाई, मात्र 1.5 साल में 160 किलोमीटर सड़कें बनवाई। नौजवानों के अंदर ऊर्जा पैदा की, उत्साह पैदा किया, उनको जो नौकरियां दिलवा सकते थे नौकरियां दिलवाने का काम किया। दूसरी चीज़, उनको उत्साहित करके अन्य कार्यों की तरफ भी उनको ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाइए, उद्योग लगाइए। उनकी जो हमारी अपनी ज्ञान था, अपने उस ज्ञान के आधार पर या सरकार की जो योजनाएं चल रही थी खादी ग्राम उद्योग से या अन्य उद्योग विभाग से या बैंकों से उनको कराना, बैंकें खुलवाना। हमने अपना भी, मैं उस समय भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था विधायक रहते हुए भी, तो मैंने
अपनी भी 3 शाखाएं खोली वहाँ, पहले हर ब्लॉक में था तो तीनों ब्लॉक में एक एक शाखा खोली। सर, इस छोटे कार्यकाल में जो कि आपने बताया सपा बसपा गठबंधन टूटने के कारण एक छोटा कार्यकाल रहा, आपने कई सारे काम करवाए, आपने गिनाए, जिसमें से आपने बताया कि आपने कुछ छोटे उद्योग युवाओं को वहाँ पे रोजगार देने के लिए भी काम किया। तो सर मतलब कि अगर हम आज देखें तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ऊंचाहार में मतलब उद्योगों को बनाना, बैंकों को बनाना, मतलब कि उसमें मतलब क्या चीज़ें थोड़ा सा बताएं सर। उससे लाभ ये हुआ कि हमने 50 मिनी बैंक भी खोले कि किसानों को कर्जा मिल सके अपने खेती के लिए, क्योंकि बैंकें जब बहुत दूर दूर थी और कॉमर्शियल बैंकें लोन उतना नहीं देती, तब बड़ी विसंगतियां थी। जैसे अब मोदी ने आकर के ये जो जन धन योजना से 80 करोड़ लोगों का खाता खुलवा दिया, विदाउट मनी, विदाउट अटेस्टेशन, विदाउट किसी उसके, तो उससे जिस तरह लाभ हुआ उसी तरह से उस समय मिनी बैंक और बैंकों खोलने से, क्योंकि वो लोगों को काफ़ी सुविधा है। और खादी ग्राम उद्योग से छोटे छोटे उद्योग उनके लिए प्रोत्साहित किया मैंने नौजवानों को, और ऋण दिलवाया जो खादी ग्राम उद्योग से लेना चाहिए। खादी ग्राम उद्योग से आपने ऋण दिलवाया। अच्छा, एक अहम चीज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना से 80 करोड़ लोगों को जोड़ना। और आपने मतलब कि 1993 में भी नए मिनी बैंक्स खुलवाए थे ऊंचाहार में कई सारे, और लोगों को उससे जोड़ा, और किसानों को लोन की सुविधा प्रोवाइड कराना, युवाओं को खादी ग्राम उद्योगों से अपने खुद के उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऋण दिलवाया, प्रोत्साहित किया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ रही। आगे रायबरेली की बात करें अगर सर, तो ऊंचाहार में आपके कार्यकाल के बाद एक लंबा अरसा बीत गया है। इन बीते 32 साल में क्या हुआ ऊंचाहार और रायबरेली में? आपका एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है, बताएं कि क्या इन बीते सालों में कुछ हुआ है? कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई। कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई। कारण रहा कि ये जो सपा और बसपा की सरकारें आई जातिगत आधार पर, मतलब जात के लोगों ने पार्टी बनाई और परिवारवाद के आधार पर, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का परिवार रहा हो, वो उनके घरे में 14 एमएलए एमपी होते। मोदी ने जैसे अभी देखिए यही स्वामी प्रसाद मौर्य मिनिस्टर थे भाजपा में, आप नाम सुने होंगे, वो आपके प्रतापगढ़ के, वो अपने बेटे को टिकट मांग रहे थे, भाजपा ने मना कर दिया कि आपकी लड़की सांसद है बदायूं से और आप एमएलए हैं, एक टिकट दिया जाएगा, बेटे को नहीं दिया। आपने बड़ी अहम बात की अभी, आपने दल बदल का जो फैक्टर आजकल काम कर रहा है कि लोग टिकट नहीं मिलता तो पार्टियां बदल देते हैं। और आपने ये भी बताया कि कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, बीते 30 सालों में कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि सारा समीकरण केवल जाति पर ही आधारित रहा है। सर सर ये जातिगत फैक्टर, बुराइयां पैदा की गई समाज में। मतलब जातिगत समीकरण के कारण ही समाज में बुराइयां आई हैं सर। मतलब कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो वो वहां पे चर्चाएं होती हैं भारतीय अखंडता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लोगों को साथ लेकर चलना। और फिर हम आए इलेक्शंस पे, फिर हम आए पॉलिटिक्स पे, तो पार्टियां अपना अपना वोट बैंक सेट करती हैं। सर आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर ये बुरा है तो ये कैसे कैसे इससे हम लड़ेंगे, इस जातिगत समीकरण से कैसे हम दूर जाएंगे, कैसे देश एक होगा अगर पार्टियां इसी में लिप्त रहेंगी? तो ये समय के साथ अपने आप बदल जाएगा। समय के साथ अपने आप बदल जाएगा, लेकिन सर बदलेगा कैसे? कौन इसमें आगे आएगा? हम ही लोग आगे आएंगे, हमारे बीच के नौजवान आगे आएंगे। जैसे आज मोदी बदल रहे हैं, मोदी ने बदला है, आज भाजपा में सभी जाति के लोग हैं। क्यों क्यों बसपा खत्म हो रही? आप देखिए बहुजन समाज पार्टी समाप्त प्राय है, और एक बार भी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी आ गई, तो सपा भी, ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो जातिगत आधार पर बनाई गई हैं। आपने कहा कि कुछ कुछ पार्टियां जातिगत आधार पे ही बनाई गई हैं और बसपा का वर्चस्व यूपी से खत्म हो रहा है। अच्छा सर, हम बैठे हैं रायबरेली में, ये एक वीवीआईपी लोकसभा सीट है। सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद भी हैं, अपनी खराब तबीयत की वजह से वो यहाँ आ नहीं पाती, और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। स्वर्गीय श्री अखिलेश सिंह जी यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, अभी उनकी पुत्री यहाँ से विधायक रही हैं। तो क्या ये कांग्रेस का गढ़ जो रहा है, उस कार्यकाल में रायबरेली को क्या मिला? कुछ नहीं, केवल भिखमंगा बनाया, केवल भिखमंगा बना है, कोई काम नहीं हुआ है। थाली बांटो, धोती बांटो, लोगों को इंडिविजुअल यहाँ के कांग्रेस के दलालों को लाभ पहुंचा दो,
बस यही प्रक्रिया यहाँ हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा 25 साल का, उन्होंने कुछ भी यहाँ पे कार्य नहीं किए हैं। अच्छा, अभी हाल ही में यहाँ की विधायक रही अदिति सिंह जी ने अपनी पार्टी बदल दी और वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गई। तो इस बार आपको सर क्या लगता है कि क्या चुनौतियां रहेंगी कांग्रेस को? कांग्रेस यहाँ साफ हो जाएगी, यहाँ कुछ रहेगी नहीं। अच्छा, तो आपके अनुसार इस बार किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे? मतलब अगर हम सदर रायबरेली सीट की बात करें तो इस बार कौन आगे चल रहा है? अभी तो बीजेपी ही चल रही है। ठीक है। सर आपका लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में लड़ाई केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। ठीक। और समाजवादी पार्टी की लड़ाई भी इसलिए है कि मुसलमान भाजपा को नहीं वोट देता है, वो थोक में सपा के ही साथ जाएगा, क्योंकि उसको, और वो सपा क्या वोट देता है, वो तो जो बीजेपी को हराए उसी के साथ। हम चलते हैं अपने आगे के सवालों पे। सर अभी जो है, अभी हमारा आम बजट पेश हुआ कुछ दिनों पहले। सरकार का ज़्यादा जोर होता है डिजिटलाइजेशन पे, हर चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है। आज का युवा भी डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाहता है, और उससे चीज़ें सुचारू ढंग से भी आगे बढ़ रही हैं। सर युवाओं को लेकर, आज का जो युवा है, आपका एक बड़ा अनुभव रहा है, आपने कई दशकों तक भारत की राजनीति को देखा है, तो युवाओं को लेकर अभी युवा किस तरफ जा रहा है, उनकी समस्याओं को लेकर सर अभी आप मतलब क्या सोचते हैं सर? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले माइक से हट के बात हुई थी, तो डिटोरेशन सारे समाज में हुआ, गिरावट आई है, और हर वर्ग हर क्षेत्र में गिरावट आई, चाहे वो नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पढ़े लिखे हों। उसी तरह युवाओं में आज युवा पीढ़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर वो नशीली चीज़ों में, सेक्स की चीज़ों में, अन्य पतिभ्रष्ट हो रहा है, और पैसा कैसे मिले उसके लिए वो उपाय सोच रहा है, को भी गलत काम कर, क्योंकि युवा ही गलत काम भी कर सकता है और अच्छा काम भी कर सकता है। तो आज उसकी संख्या गलत रास्ते पे चलने की ज़्यादा हो रही है। एक तो उसका मुख्य कारण है देश की पॉपुलेशन, वो निरंतर बढ़ती जा रही। तो जितनी पॉपुलेशन, कुछ डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, सभी सरकारें करती हैं, लेकिन बीजेपी ने ज़्यादा किया है, क्योंकि उसका जो अगुआ है, जैसे कहावत है कि एक फूल सारे बगीचे को महका देता है और एक मछली सारे तालाब गंदा कर देती है। तो मोदी ने इस देश को महकाया है, इसलिए कि वो त्यागी पुरुष है। न उनको अपनी पत्नी से मतलब है, न उनके बाल हैं, न बच्चे हैं, न उनको किसी परिवार के भाई बहन भतीजे। त्यागी पुरुष है। 7 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं मनाए, एक दिन की छुट्टी नहीं मनाए। और वो यात्रा भी करते हैं तो सोचते हैं हमारी यात्रा सोने में निकल जाए, वर्किंग आवर हमारा खराब ना हो, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। तो ये उनकी सोच जो है वो, लेकिन देश की सारी परिस्थितियों के बीच से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि राजतंत्र तो है नहीं कि एक डंडे से हाँक दे। तो अब उतने उतने चाबुक चलाया जा सकता है जितने कि वो भागता रहे, भाग एकदम से ना भाग जाए पार्टी से। तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है जी। तो सर लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनता उसकी प्रहरी है, और चुनाव इसीलिए आते हैं कि जनता फिर से 5 साल के लिए निर्णय करे कि कौन पार्टी है जो ठीक काम कर रही है। अच्छा सर, आपके हिसाब से मतलब कि अनुभव भी लेती है, कभी सपा बनाती है, कभी बसपा बनाती है, कभी उस भावना में बहती है, फिर वो आ जाती है। भाई कल तक जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, ये ठाकुर बामन जान के जूता मारो तान के, वही आज ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहा। अच्छा सर, बीच में अभी आप बता रहे थे कि युवाओं के लिए आपने 3 चीज़ की बात की, एक गाइडेंस, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा पॉपुलेशन। सर गाइडेंस की बात करें तो युवा, आपने कहा कि पथभ्रष्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको निर्देश या उनको गाइड करने की सरकार तो ऐसी कोई योजना नहीं चलाती कि युवाओं को पहले गाइड करें। तो सर आपका जो अनुभव है, युवाओं को प्रदेश में गाइड करेगा कौन? ये गाइडेंस कहाँ से आना चाहिए? पहला तो जो गाइडेंस है
वो सरकार करती है, ऐसा नहीं है, मैं बताता भी हूँ आपको। दूसरा, चूंकि ये उसके माँ बाप से आता है, माँ बाप भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। मैंने बताया ना कि हर वर्ग, हर उसमें, हर समाज में, हर व्यवस्था में गिरावट आ गई है। तो हम ही नहीं अच्छे हैं तो हमारी नकल तो मेरा बाप बेटा करेगा ना। सर अभी जो आपने चीज़ें बताई, संस्कृति, चरित्र, मतलब गाइडेंस माता पिता से आएगा, आदर, सर मतलब हाँ, जैसे मोदी ने अब किया है, जो प्राइमरी एजुकेशन कोई नहीं ठीक कर पाया, उसको योगी जी ने ठीक कर दिया। आज जाइए आप प्राइमरी स्कूलों की हालत देखिए, इतनी बढ़िया पढ़ाई हो रही। हमारे गांव के स्कूल है, वहां तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल फेल उसमें होने लगे। आपने कहा कि डिटोरेशन हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है। सर आपने फ्रस्ट्रेशन की भी बात की कि सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो सर एक तरफ जनता फ्रस्ट्रेटेड होती चली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है, और लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है। सर ये दो बातें सही कैसे, मतलब एक कैसे बैठती हैं, सही कैसे बैठती हैं? सही इस तरह बैठती हैं कि भाई जो चीज बिगड़ी थी उसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं मोदी। अच्छा, मतलब प्रयास किया जा रहा है। हाँ, अच्छी अच्छा, शिक्षा भी दे रहे हैं। अच्छा अब सर। खुद भी जी। आदर्श बन के प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि बाप अगर बेटे के सामने आदर्श नहीं प्रस्तुत करेगा तो कथनी से थोड़ा काम चलेगा। सर हम अपने अंतिम सवाल पे आते हैं। ज्ञान और आध्यात्म को लेकर आपका क्या संदेश है? युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अभी हमारी आपसे चर्चा हो रही थी। अध्यात्म को अगर दूर किया जाएगा तो ज्ञान आ ही नहीं सकता। मतलब आध्यात्म बहुत जरूरी है। तो आपको देश के युवाओं से आपकी क्या अपील रहेगी? देश के युवाओं से मेरी अपील है कि वो अपने जो हमारा इतिहास है, जो हमारा अतीत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई समाज, कोई भी तब तक नहीं आगे बढ़ सकता है जो अपने अतीत को जानता नहीं, वर्तमान में कर्म नहीं करता और भविष्य की चिंता नहीं करता। इसलिए ये उसको अतीत जानना पड़ेगा। आज यही 70 साल की आज़ादी में 72 साल की युवा भूल गया कि किस हम 70 साल के पहले कितने बरस हमने यातनाएं सही हैं। 900 वर्ष नवाबों का राज्य रहा है, 200 वर्ष अंग्रेजों का राज्य हुआ, 70 वर्ष केवल लोकतंत्र हमें आज़ाद हुए हुआ, और मैं सब भूल गया। मैं फिर सारे समाज की बुराइयां, गलत रास्ते, सारी उकरता चला जा रहा हूँ। तो इस पूरे बातचीत से हमें ये जानने को मिला कि इस रायबरेली के क्षेत्र में बीते कांग्रेस के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, और प्रयास कोई काम क्यों नहीं हुआ हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस गति से होना चाहिए, जिस उससे होना चाहिए, वो नहीं हुआ। आपने जो संस्कृत यहाँ पैदा होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री का क्षेत्र था, यहाँ संस्कृत पैदा होनी चाहिए थी। नैतिकता के आधार पर, विचारों के आधार पर काम होता और उससे आदमी प्रफुल्लित, उत्साहित और आगे बढ़ता, योजनाओं के तहत आगे बढ़ता। ये नहीं कि उनको कंबल बांटो, धोती बांटो, पैसा बांटो, इससे होता। इसकी आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है उसको आप पूरी करिए, समाज के उत्थान पे आप ध्यान दीजिए, ना कि आप फ्री में चीजें बांटिए। आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। सर आपका ये बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।